हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। यानी हमारा कौन सा चैप्टर होगा ये? चैप्टर नंबर 2। किसमें? दोस्तों, हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में। और लेक्चर 1 जो है हम इसका, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वह चैप्टर 1 में हम कवर कर चुके हैं। यानी चैप्टर 1 के मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 यहाँ पर डाल दिए हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा और चैप्टर नंबर 2 होगा। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में जाना था। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे ग्लोब, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और ग्लोब हम किसे कहते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी जो है दोस्तों वह गोलाकार नहीं होती, वह ध्रुवों से यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो है थोड़ी चपटी हुई होती है, समतल होती है, और बीच में से दोस्तों थोड़ी उभरी हुई होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि ग्लोब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं हम अपनी इस आज की नई वीडियो पर। दोस्तों, हम इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये ग्लोब का चित्र है। ग्लोब का जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए करते हैं। और यह जो है छोटा होता है, यह छोटा होता है। यानी बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। छोटे जो ग्लोब होते हैं हम इनको जो है अपने साथ कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। बड़े ग्लोब को ले जाना आसान नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो हम इसके माध्यम से आज स्टडी करेंगे किसकी? हम कह सकते हैं कि ग्लोब के माध्यम से स्टडी करेंगे हम पृथ्वी की। जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं अपने इस पॉइंट पर, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा एग्जाम की दृष्टि से, कि अक्ष किसे कहते हैं। दोस्तों, हम अक्ष पर चलते हैं। आप सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। आप देखेंगे कि सुई गिलोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। देखिए, एक सुई गिलोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। जी बिल्कुल। गिलोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। गिलोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व को घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि यह जो है काल्पनिक है। यानी पृथ्वी की स्टडी करने के लिए हम ग्लोब बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे। देखिए, हमने ग्लोब तैयार किया है, हमने ग्रुप तैयार किया है। और हमने अध्ययन में पता करा कि पृथ्वी जो है थोड़ी सी हल्की सी ऐसे टेढ़ी है, हल्की सी। यानी ये हमारा सन हो गया। ठीक है, और पृथ्वी जो है सन के ऐसे चक्कर लगाती है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ऐसे चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है। यानी गोल गोलाना होकर थोड़ा सा लंबवृत्त में चक्कर लगाती है पृथ्वी। किसका? सन का। तो पृथ्वी जो है हल्की सी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे घूमती हुई जाती है। ठीक है, जिस पॉइंट पे घूमती हुई जाती है ये, यानी एक तो खुद भी घूमेगी, ऐसे खुद भी घूम रही है, हल्की 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 हल्की। आपने प्लेटू देखा होगा, जब हम प्लेटू को छोड़ते हैं तो वह एक बिंदु पे जहां पर जाकर गिरता है, वहां से खुद भी घूमता रहता है और आगे भी बढ़ता रहता है। सेम ऐसे ही पृथ्वी भी जो है खुद भी घूमती रहती है और आगे भी बढ़ती रहती है। लेकिन पृथ्वी जो है यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी है, तो हमने उसका अध्ययन करने के लिए ग्लोब तैयार किया। हमने जो है बिल्कुल एक बेस मान लिया नीचे। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच सेंटर से बेस मान के एक हमने उसका बेस तैयार कर लिया। और वहां से हमने देख लिया कि पृथ्वी जो है अपने जो अक्ष है, यानी जिस पर ये घूम रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यह कितने डिग्री झुकी हुई है, इसका जो है हम कैसे कैसे इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हमने जो है, हमने एक ग्लोब बना लिया छोटा सा। ठीक है, और हमने पृथ्वी का जो है इसको सेंटर मान लिया ऊपर, और नीचे मान लिया इसको सेंटर। ठीक है, इसको मान लिया नॉर्थ, इसको मान लिया दोस्तों साउथ। और यहाँ से एक सुई बिल्कुल बीचों बीच इसके निकाल दी। ठीक है, तो ऊपर वाले इस जो हमने सुई निकाली है, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और इसे बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। आप अब ये कहेंगे कि सर, आप मुझे ये बताइए कि हम जो है इसको ऐसे भी रख सकते थे, थोड़ा और आगे करके इस सुई को यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे। जी नहीं दोस्तों। दोस्तों, पृथ्वी की जो शेप है ना, ये आप देखेंगे तो पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी है, यानी झुकी हुई है। ठीक है, अपने अक्ष पर। तो इसी वजह से हमने जो है इसको यहाँ पर आधार माना है। ठीक है, हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। इसका धीरे धीरे हम इस चैप्टर के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो इतना दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि अक्ष कहा जाता है, और यह अपने आप में काल्पनिक होता है पृथ्वी की स्टडी करने के लिए। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये हमारा ग्लोब हो गया, पृथ्वी होगी हमारी। ठीक है, पृथ्वी होगी हमारी ये। ठीक है, और यह जो है पृथ्वी होगी दोस्तों हमारी। और इसको एक काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है जो इसको बीचों बीच, यानी बिल्कुल बीचों बीच, बीचों बीच रेखा निकलती है इसके, बीचों बीच रेखा निकलती है, इसको दो बराबर भागों में बांटती है। मैं इसका अलग से बता देता हूँ एक बार। मान लीजिए दोस्तों, ये पृथ्वी होगी मेरी। ठीक है, और इसको बीचों बीच एक रेखा काटती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है। उस रेखा को दोस्तों हम कहते हैं 0 डिग्री रेखा। उस रेखा को दोस्तों हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी को बीचों बीच काट रही है।
और उस रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा। उस रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा। तो प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि पृथ्वी को दो भागों में कौन सी रेखा जो है, कौन सी काल्पनिक रेखा जो है बांटती है। जी हाँ दोस्तों, है कौन सी हमारी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या हम कह सकते हैं 0 डिग्री रेखा। ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, यानी इसके जो उत्तर में आधा भाग है इस भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसके जो निचला जो आधा भाग है, बराबर बराबर होते हैं दोनों, उसको कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। इतना समझ में आ गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। पृथ्वी पर ग्लोब होता है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी होगी। और हमें पता है, देखिए, हमारा ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और इधर होता है हमारा ईस्ट, इधर होता है हमारा वेस्ट। ठीक है। यानी जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई रेखाएं होती हैं, रेखाएं होती हैं, ठीक है, रेखाएं होती हैं, हम इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है। और इनके बीचों बीच जो एक रेखा होकर जाती है, रेखा होकर जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा, या हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। वास्तव में वह एक अक्षांश रेखा है, यानी एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाएगी, तो आपको पता है कि पृथ्वी जो है बीच में से जो है उभरी हुई है, तो जाहिर सी बात है विषुवत रेखा सबसे बड़ी रेखा होती है, अक्षांश रेखा। ठीक है। वास्तव में दोस्त, ये अपने आप में जो है व्रत होते हैं। व्रत जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई लेटू है, या आप बॉल ले लीजिए। अब बॉल पे जो है एक ऐसे सुई रो दीजिए बीचों बीच, ठीक है, और आप उस पर छल्ला चढ़ाते चढ़ाते पूरी बॉल पे ऐसे 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 उस पूरी बॉल को कवर कर लीजिए। जब आप उस पर छल्ला चढ़ाएंगे तो छल्ला को आप देखेंगे, तो आपको वह छल्ला जो एक व्रत के समान दिखाई देगा। तो वास्तव में ये वही व्रत है। ये सीधी लाइन नहीं है, पृथ्वी के बीचों बीच होते हुए जाने वाली सीधी लाइन नहीं है कि आपने जो है बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच काट करके लाइन बना दी, नहीं। ये वास्तव में एक ऐसी व्रत है दोस्तों, ऐसे व्रत, ऐसे व्रत गोल, ऐसे व्रत हैं दोस्तों। ठीक है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, ठीक है, ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है, यानी चारों ओर 360 है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी 90, 90। ठीक है, 90 डिग्री। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश, यानी 90 तो ऊपर हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे हमारे नीचे। ठीक है। तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दर्शाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी होगी दोस्तों, और बीच में हमारा जो है 0 डिग्री है। ठीक है। हमने लाइन कैसे खींचते हैं, ऐसे मान लीजिए हमारे यहाँ 1 डिग्री हो गया, यहाँ पे 1 डिग्री हो गया हमारा, 1 डिग्री, तो हम लाइन खींचेंगे 1 डिग्री की यहाँ, फिर हो जाएगा हमारा 2 डिग्री यहाँ पर। ठीक है। तो 2 डिग्री की लाइन खींचेगी ऐसे, यानी एक 0 डिग्री ये होगी, 1 डिग्री ये होगी, 2 डिग्री ये होगी। ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है हम डिग्री में मापते हुए चलेंगे ऊपर तक। आपको पता है, आपको पता है, अगर यहाँ सेंटर है पृथ्वी का, और बिल्कुल सीधी एक लाइन खींचेंगे हम इस सेंटर से ऊपर तक, तो आपको पता है कि 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा? तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। और कंप्लीट घूमेगी पृथ्वी तो 360 डिग्री बनाएगी। तो 360 डिग्री का 90 डिग्री जो एक चौथाई तो है, यानी ध्रुवों से और सेंटर की दूरी एक 90 डिग्री होगी, यानी पूरी कंप्लीट का, पूरे कंप्लीट वृत्त का कितना हो गया हमारा 360 डिग्री का, यानी 90, यानी एक चौथाई हो गया। कोई भी कंप्लीट वृत्त होता है अपने आप में 360 होता है। ठीक है। और सेंटर से लेकर के पोल तक हम जाएंगे तो 90 डिग्री का अंश बनेगा, यानी एक चौथाई हो गया इसका। वही बात इसमें बोली है दोस्तों। अब इसके जो है बीच में 0 डिग्री होगी हमारी, ऊपर 90 होगी हमारी, और नीचे भी हमारी कितनी होगी दोस्तों, 90 होगी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विषुवत रेखाएं जो होती हैं दोस्तों, विषुवत रेखा जो होती है कितनी डिग्री की होती है, 0 डिग्री की। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे 179, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे दोस्तों 181। तो आपको बताना है कि 179 ठीक है या 181 ठीक है, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सभी के लिए डाउट है। ठीक है। इस डाउट को हम क्लियर करेंगे इसी वीडियो के लास्ट में। इतना आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि 179 होती है या 181 होती है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जी हाँ, देखिए, हम इसमें अच्छे से जान सकते हैं। ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया दोस्तों। ठीक है। और इसके उत्तर की जितनी भी रेखाएं हो जाएंगी हम उन्हें बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा है, और नीचे की रेखाएं जो होंगी वो होंगी हमारी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं होती हैं पूर्व से पश्चिम खींची हुई हमारी काल्पनिक रेखाएं। ठीक है। ये अपने आप में वृत्त होते हैं। ठीक है।
अपने आप में गोला होते हैं जो कि 360 डिग्री का माप अपने आप में बनाते हैं ये, ठीक है। और इसकी जो है दूरी होती है ध्रुवों से लेकर सेंटर तक बात करें तो 90 डिग्री होती है, यानी कंप्लीट का एक चौथा। ये इतना समझ में आ गया होगा आपके। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के, यहाँ से पढ़ लेते हैं हम, तथा विषुवत वृत्त के स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। बिल्कुल मैंने भी बताया आपको। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा अगर हमने उत्तर और दक्षिण नहीं लगाया तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि यह कहाँ की बात हो रही है, यानी उत्तर की बात हो रही है या दक्षिण की बात हो रही है। मान लीजिए यहाँ पर कोई कंट्री है 23.5 डिग्री पर, और यहाँ पर भी कोई कंट्री है 23.5 डिग्री पर, तो हम उसकी लोकेशन कैसे पता लगाएंगे दोस्तों? हमने बोल दिया कि भाई 23.5 डिग्री पर एक कंट्री है, मान लीजिए जैसे 23.5 डिग्री जो है भारत के 8 राज्यों से होकर हुए जाती है कर्क रेखा, ठीक है। हम कह देंगे कि इंडिया 23.5 डिग्री पर है, हमें पता लग गया। लेकिन हमें उसने ये नहीं दिया कि उत्तरी दिशा है 23.5 डिग्री या दक्षिण है 23.5 डिग्री, तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हम नीचे वाला साइड 23.5 डिग्री बताए या ऊपर वाला बताए। तो उसके साथ जो है हमारा उत्तरी और दक्षिणी लगाना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। तो यही इसमें इसने बोला है, यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्य उसे हम देखो ऊ भी लिख सकते हैं, द भी लिख सकते हैं अक्षर से। ऐसे देखो इसमें ऐसे बोला है, एनसीईआरटी है, बिल्कुल एक एक चीज खोल के बताती है। देखिए उदाहरण के लिए बताया भी है इसने, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, उसका एक देश है ब्राजील, ठीक है। में एक जगह है, हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा क्लियर। बेलो हॉरिजॉन्टे, दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। देखिए बेलो हॉरिजॉन्टे और एक है चंद्रपुर, ये दोनों ही 20 डिग्री अंश पर स्थित है, यानी 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में, यानी या तो उत्तर में है चंद्रपुर, और बेलो जो है यह जो है 20 डिग्री दक्षिण में है। अब आप बताइए कि हम जो है खाली अंश ही लिख देंगे और दिशा नहीं लिखेंगे तो हम कैसे पता लगा पाएंगे एग्जैक्ट लोकेशन को? कहीं ना कहीं जो अक्षांश रेखाएं होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों अक्षांश रेखा जो होती है ये हमारी लोकेशन को भी बताती है। अक्षांश रेखाएं लोकेशन को भी बताती है, यानी हमें बताती है कि हमारी एग्जैक्ट सिचुएशन कहाँ पर है दोस्तों। ये डाउट क्लियर हो गया दोस्तों? दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। इतना समझ में आ गया आप सभी के? दोस्तों इसके ऊपर एक 23.5 डिग्री रेखा होती है और इसके नीचे भी एक 23.5 डिग्री रेखा होती है, क्योंकि ऊपर ऊपर की तरफ जाएंगे हम एक एक डिग्री ऊपर बढ़ेंगे, 90 ऊपर होती है 90 नीचे होती है दोस्तों, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं दोस्तों हम कर्क रेखा। कर्क रेखा आमतौर पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा जो है कहाँ से होते हुए जाती है, या प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होते हुए जाती है? 8 राज्यों से। भारत की लोकेशन जो है ऊपर है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है, और नीचे जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा को, यानी जो उत्तरी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा हो जाएगी। ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को हम बोलेंगे मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा। देखिए उत्तरी को बोलेंगे कर्क और दक्षिणी को बोलेंगे हम मकर रेखा। इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें दे भी रखा है कि महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखा है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव जो होता है हमारा, बिल्कुल जो उत्तरी ध्रुव जो होता है ये, और दक्षिणी ध्रुव ये 90 डिग्री होते हैं, बिल्कुल 90 होते हैं, मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। तथा दक्षिणी ध्रुव जो है हमारा 90 होता है। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। देखिए 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं, जिनके बारे में भी डिस्कस होगा। कौन कौन सी दोस्तों? उत्तर गोलार्ध में कर्क रेखा मैंने अभी बताया आपको 23.5 डिग्री, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री। दोनों 23.5 डिग्री है, लेकिन नाम इनके अलग अलग है, कर्क रेखा और मकर रेखा। तीसरा है दोस्तों हमारा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत बनाते हैं। देखिए एक बार आप समझ लेंगे इसको इमेज से। देखिए विषुवत व्रत हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, उत्तर की तरफ चलेंगे 23.5 डिग्री हो जाएगी हमारी कर्क रेखा, और भी उत्तर में चलेंगे 66.5 डिग्री हो जाएगी हमारी कौन सी हमारी दोस्तों? उत्तरी ध्रुव व्रत हो जाएगा हमारा उत्तरी ध्रुव व्रत। उत्तरी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री। ऐसे नीचे की तरफ चलेंगे मकर रेखा 23.5 डिग्री, और नीचे भी हो जाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव व्रत हो जाएगा 66 डिग्री। यह 4 महत्वपूर्ण रेखाएं थी दोस्तों, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी
ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव व्रत, और बीच में हो जाएगी दोस्तों हमारी विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा। अब देखिए पृथ्वी के जो है ताप कटिबंध क्षेत्र को हम पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी के जो है हमने टेम्परेट जोन को कैसे कैसे बांट रखा है दोस्तों। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर देखिए दोस्तों, मैं एक बार यहाँ पर ग्लोब बना देता हूँ। बीच में हो जाएगा हमारा विषुवत रेखा, ऊपर कर्क रेखा, नीचे हो जाएगी मकर रेखा, और यह हो जाएगी दोस्तों हमारी कौन सी, उत्तरी ध्रुव रेखा, और नीचे हो जाएगी दक्षिणी ध्रुव रेखा हमारी, यानी कह सकते हैं कि दक्षिणी व्रत रेखा। अब इसने बोला है यह कर्क है, और दोस्तों यह मकर हमारी, मकर। ठीक है, अब इसके बीच का क्षेत्र है, इसके बीच का क्षेत्र है, दूसरा कलर लेते हैं दोस्तों। अब इसके बीच का क्षेत्र है दोस्तों, ये बीच का क्षेत्र यानी कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र, उसके बारे में बात हो रही है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यानी यहाँ जो है देखिए सूर्य जो है बिल्कुल एक बार ऐसा आएगा कि बिल्कुल सर के ऊपर, बिल्कुल सर के ऊपर, बिल्कुल सर के ऊपर। ठीक है, यानी यहाँ जो है दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात है। ठीक है, यहाँ पर यही कारण है, यही कारण है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी सबसे ज़्यादा सूर्य रहेगा यहाँ पर, किरणें रहेंगी सूर्य की, तो इसीलिए यहाँ पर जो है सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, इस एरिया को उष्ण कटिबंध क्षेत्र इसलिए कहा जाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसलिए कहा जाता है। यहाँ 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, लगभग बराबर दिन बराबर रात होता है। आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर, यानी किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। यानी अगर कर्क रेखा और मकर रेखा की अगर बात करें, इनके अलावा किसी भी अक्षांश रेखा, इनके बीच के क्षेत्र के अलावा किसी भी अक्षांश रेखा पर जो है सूर्य जो है बिल्कुल सिर पर नहीं होता, यानी थोड़ा सा तिरछा होगा। देखिए मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये पृथ्वी होगी हमारी थोड़ी सी ऐसे, ये सूर्य हो जाएगा। ठीक है, जब उसकी किरण पड़ेंगी दोस्तों सूर्य की, ये ठीक है, आप देखेंगे, आप खुद भी देखेंगे। ठीक है, तो जो पृथ्वी का जो बीच वाला हिस्सा है इस पर बिल्कुल जमकर पड़ेंगी, और जो साइड वाला हिस्सा है उस पर तिरछी पड़ेंगी, ऐसे 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 ऐसे। पृथ्वी मतलब ये थोड़ी टेढ़ी है, बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ी टेढ़ी है, तो यह ऐसे ही टेढ़ी ही इसी वे में घूमती रहती है। तो कभी भी पृथ्वी का जो है ये बीच वाला हिस्सा जो होता है पृथ्वी का, ठीक है, कर्क रेखा को मकर रेखा वाला एरिया जो होता है बीच वाला, इनके अलावा और जो एरिया होता है सूर्य की किरणें जो है बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती, बिल्कुल भी सीधी नहीं पड़ती। इसी बीच वाले एरिया पर जो है सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की किरणें जो है इसी बीच वाले एरिया पर जो है, आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे निकल जाएंगी, तो पृथ्वी यहाँ आ जाएगी, सूर्य यहाँ आ जाएगा, ऐसे निकलेंगी, यहाँ भी ऊपर की साइड निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं सूर्य की जो भर के जो किरणें पड़ेंगी वो पृथ्वी के बीच वाले हिस्से पर अच्छे से पड़ेंगी। और क्योंकि पृथ्वी जो है बीच में से थोड़ी सी अगर बात करें उभरी हुई है और साइड में से थोड़ी सी चपटी हुई है, तो उभरा हुआ क्षेत्र जो है आगे की तरफ थोड़ा होता है, तो आगे की तरफ होता है तो जमकर किरणें कहाँ पड़ेंगी, सूर्य की बीच वाले एरिया में। इतना समझ में आ गया दोस्तों आपके। देखिए मेरा पर्पज समझाने का ज़्यादा है, बाकी आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है। मेरा समझाने का पर्पज है, आप देख सकते हैं इमेज में भी देख सकते हैं। ये तो होगी सूर्य किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ रही हैं, यानी बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ रही हैं ऐसे। ठीक है, इसलिए उष्ण कटिबंध क्षेत्र हो जाएगा हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा वाले बीच का क्षेत्र जो हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इतना समझ में आ गया आपका। और हम इसके आगे बात करते हैं, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, बिल्कुल मैंने अभी बताया है, ध्रुवों की तरफ जैसे चलेंगे सूर्य की किरणें जो है तिरछी होती चली जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत, यानी उत्तरी ध्रुव व्रत जो है 66.5 डिग्री, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों यह जो एरिया है देखिए, यहाँ का जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी यहाँ पर बीच वाले एरिया में। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया जो है, और इससे जो ऊपर का एरिया है 23.5 से 66 डिग्री का, 23.5 से 66 डिग्री का, कर्क से उत्तरी ध्रुव व्रत और मकर से दक्षिणी ध्रुव व्रत, इनके बीच का एरिया जो है यहाँ तो रहेगा मध्यम यानी नॉर्मल। यहाँ गर्मी बहुत रहती है बीच वाले एरिया में, इसलिए यहाँ के लोग जो देखेंगे आप, इस एरिया के लोग जो रहते हैं ज़्यादातर जो है
काले पाए जाते हैं, काले लोग पाए जाते हैं। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ चलेंगे गोरे लोग जो है आपको देखने को मिलेंगे, गोरे लोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध क्षेत्र कहलाते हैं। दोस्तों देखिए, वह तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र हो गया हमारा, कर्क रेखा मकर रेखा, बीच की हो जाएगी विषुवत रेखा, बीच का क्षेत्र हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय, और ऊपर 66 डिग्री जो हो जाता है जोन होगा दक्षिणी और उत्तरी, यानी कर्क से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी और मकर से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी, यह जो हो जाएगा एरिया हमारा, यह हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जो ध्रुवों वाला क्षेत्र हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों ये वाला क्षेत्र, यह तो हो जाएगा हमारा बीच वाला हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय उष्ण, और यह क्षेत्र हो जाएगा हमारा शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। और इसकी बात करें हम, जो लास्ट वाला क्षेत्र है हमारा बिल्कुल, उसे हम बोलेंगे शीत कटिबंध क्षेत्र। शीतोष्ण के बाद शीत कटिबंध क्षेत्र, ये वाला जो है ये शीत कटिबंध क्षेत्र, ये वाला, यानी 66.5 से लेकर के उत्तरी ध्रुव जो है बिल्कुल, और 66.5 से लेकर के दक्षिणी ध्रुव जो है बिल्कुल, यह हो जाएगा हमारा शीत कटिबंध क्षेत्र। अभी तक दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब क्या होता है। ठीक है। अक्षांश क्या होती है और देशांतर क्या होती है। हम अब तक अक्षांश पढ़ चुके हैं, ग्लोब पढ़ चुके हैं दोस्तों, देशांतर अभी आपका बाकी है। दोस्तों अक्षांश का रोल जो होता है मेनली किसी भी कंट्री की एक एग्जैक्ट लोकेशन हम पता कर सकते हैं किससे, अक्षांश रेखा से, कि वह जो है ग्लोब पर किस साइड है, उत्तर की साइड है और दक्षिण की साइड है। हम बात कर लेते हैं ग्लोब क्या होता है दोस्तों। दोस्तों ग्लोब जो है, हम पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं, ग्लोब का पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा हम इसकी बात करें, ग्लोब दो प्रकार के हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। बड़े जो ग्लोब होते हैं उनको आसानी से कहीं दूसरी जगह पर हम लेके नहीं जा सकते, लेकिन छोटे जो ग्लोब होते हैं दोस्तों, हम उनको आसानी से लेके जा सकते हैं। मैं आपसे बताऊं कि हम इनका जो उपयोग करते हैं पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, हम इसका उपयोग करते हैं। वास्तव में जो है पृथ्वी जैसे नॉर्थ पोल हो जाएगा और साउथ पोल हो जाएगा, बीचों बीच हमने एक सुई डाल रखी है इसमें ऐसे आर पार करके, ठीक है, जिसको हमने अक्ष माना है, जिसको हमने अक्ष माना है। वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं होती, लेकिन हमने अध्ययन की दृष्टि से हमने ऐसा कर रखा है कि पृथ्वी को दिखा रखा है कि पृथ्वी जो है भाई अपने अक्ष पर थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी टेढ़ी है, यानी थोड़ी सी पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर। हमने इस ग्लोब में उसे ऐसे एडजस्ट कर रखा है, जैसे कि आप सभी को पता है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है दोस्तों, 23.5 डिग्री उस पर हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, अक्ष आपकी समझ में आ गया होगा। इसी अक्ष पर यानी इन्हीं बिंदुओं पर पृथ्वी यहीं यहीं अगर हम गोल घुमाए पृथ्वी को, ऐसे यहीं यहीं अपने आप में घूमती रहेगी ये। जैसे आपने लहटू देखा होगा, तो लहटू में जो दोस्तों सुई की नोक जो निकलती रहती है जिस पर वो घूमता है, एक प्रकार से वह जो नोक होती है उस लहटू की आप मान लीजिए अक्ष होता है, यानी उस अक्ष पर घूमेगा। और जिस पथ पर घूमेगा, यानी लहटू जो है आपको पता है कि खुद भी घूमेगा, यानी जिस नोक पर घूम रहा है वह हो जाएगा उसका क्या बोलेंगे, अक्ष। और जहां घूमेगा नहीं, जिस पथ पर घूमेगा वह हो जाएगा उसका कक्षा, वह हो जाएगा उसका कक्षीय। ठीक है, या बोल देंगे अपनी कक्षा में घूमता है। ठीक है, तो पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है, कैसे घूमती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। हमें लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, थोड़ा सा लंबा वृत्त, यानी सूर्य यहाँ है तो पृथ्वी अगर यहाँ है, हम देख लेंगे एक बार, हमारा सन, ये हो जाएगी हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है ऐसे घूमेगी, थोड़ी सी लंबी ऐसे करके। हमने बात करी दोस्तों पृथ्वी को बीचों बीच एक रेखाएं काटती है, वास्तव में रेखा नहीं है, अपने आप में व्रत है, छल्ले हैं। ठीक है, उसको बीचों बीच जो काटते हैं उसे बोलते हैं विषुवत, या बोलते हैं 0 डिग्री, या बोल देते हैं भूमध्य रेखा। बीचों बीच काटती है तो भूमध्य रेखा हम उसे बोल देते हैं। उसके उत्तर की तरफ जाने पर 90 होती है रेखा, और दक्षिण की तरफ आने पर भी 90 रेखा होती है। मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। बीचों बीच वाली हो जाएगी 0, ऊपर कितनी हो जाएंगी 90, नीचे कितनी हो जाएंगी दोस्तों 90। इतना समझ में आ गया आपके। 90 90 कितनी हो जाएंगी दोस्तों हमारी 180, और 0 को भी अगर हम जोड़ दें
तो कितनी हो जाएंगी हमारी 181। अगर आपसे पूछे कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है 181, अगर ऑप्शन में 181 ना मिलेगी, अगर आपको 179 मिले तो दोस्तों आप 179 लगा सकते हैं। क्योंकि क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव होता है हमारा और दक्षिणी ध्रुव जो होता है, ये जो रेखा होती है हमारी 90 डिग्री वाली जो रेखा होती है हमारी, वास्तव में अपने आप में एक डॉट होती है। ठीक है, वास्तव में अपने आप में एक डॉट होती है, हम इसे रेखा में काउंट भी नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन में आपको 179 मिलता है, 179 मिलता है तो आप 179 लगाइए। अगर आपको ऑप्शन में 179 भी है और 181 भी है और आपसे प्रश्न पूछा है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, कुल कह के पूछे, तो आप 181 लगा के आएंगे। ठीक है, अगर 181 ऑप्शन में नहीं है तो आप लगाएंगे 179, यानी 179 आप लगा के आएंगे। ठीक है दोस्तों, यह था डाउट आपका कि कितनी इनकी संख्या होती है। हम पढ़ लेते हैं दोस्तों देशांतर रेखाएं क्या है। दोस्तों पृथ्वी पर जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तर से दक्षिण तक खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं हम इन्हें कहते हैं। इतना समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच से जो है एक रेखा निकलती है जिसे हम बोलते हैं, हम पढ़ेंगे इसमें भी, एक 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री रेखा होती है और जस्ट इसके अपोजिट होती है एक हमारी 180 डिग्री रेखा, 180 डिग्री रेखा। ठीक है, इस जीरो के इधर भी 179 होती है और इस जीरो के इधर भी 179 होती है। ग्लोब पर 179 ये हो जाएगी, 179 इधर हो जाएगी, एक 0 डिग्री वाली हो जाएगी। कितनी होगी दोस्तों हमारी ये? 379 हो जाएंगी, एक 0 डिग्री वाली, एक 179 लेफ्ट, एक 179 हो जाएगी हमारी राइट और एक हो जाएगी हमारी 180 डिग्री रेखा, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। यानी कुल संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है हमारी? कितनी हो जाती है? 360। 360 देशांतर रेखाएं जो है वास्तव में समय समय हमें बताती हैं और अक्षांश रेखाएं जो बताती है हमें लोकेशन बताती हैं, लोकेशन बताती हैं। ठीक है, अब हम जान लेंगे पॉइंट वाइज कि वास्तव में देशांतर रेखाओं के बारे में एनसीईआरटी पुस्तक क्या कहती है। देखिए, उत्तरी ध्रुव है और नीचे हो जाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव। आपको पता है, इतना समझ में आएगा। 0 डिग्री रेखा आएगी, बिल्कुल 0 डिग्री देशांतर रेखा हो जाएगी बिल्कुल। इसके इधर आप चलेंगे, इधर चलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कितनी रेखाएं दोस्तों? यहाँ तक 180। और इसके इधर भी चलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो कितनी रेखाएं दोस्तों? 180। एक 180 बीच में पीछे ऐसे है रेखा इसमें। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री के इधर हम बात करें 180 और इधर भी बात करें हम कितनी है दोस्तों? 180। जो 180 है दोस्तों वहीं पर, यानी 180 डिग्री जो रेखा है पीछे, दोनों जो रेखाएं हैं इधर की तरफ चलेंगे वहीं पर फिनिश हो रही है, यानी वहीं पर दोनों लास्ट में जाकर के फिनिश हो रही है। वास्तव में जो 180 डिग्री है ये अपने आप में एक रेखा है, यह एक रेखा है अपने आप में। तो यानी 179 तो इधर है दोस्तों। ठीक है, गिनेंगे आप, और 179 इधर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, एक 0 डिग्री हो जाएगी हमारी, एक 0 डिग्री हो जाएगी हमारी, और एक पीछे हो जाएगी हमारी 180 डिग्री। तो कितनी संख्या हो जाएगी दोस्तों? यानी कि 360, 360 हो जाएंगे। चलिए पहले एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार। किसी देशांतर रेखा की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की तो पता होनी चाहिए, अगर उसकी स्थिति बतानी है तो कुछ और जानकारी भी जो है पता होनी चाहिए। अक्षांश रेखा भी हमने डिस्कस किया था कि लोकेशन बताती है कि उत्तर में है, दक्षिण में है। अगर आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा, प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक एक अक्षांश रेखा पर है, यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है दोनों। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये अक्षांश रेखा है 20 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए एक तो लोकेशन ये होगी 20 डिग्री, एक लोकेशन ये होगी 20 डिग्री, लेकिन हमें यह नहीं पता कि यह जो है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर एक तो होगी लोकेशन यहाँ, एक होगी लोकेशन यहाँ। तो आप कैसे बताएंगे कि वह जो 20 डिग्री है, ये तो कंप्लीट रेखा है भाई, आप कैसे बताएंगे कि वह लेफ्ट में है, राइट में है, कहाँ पर है? आप यहाँ भागेंगे 20 डिग्री पर, यहाँ ढूंढेंगे। जैसे आपको पता है भाई कि भारत जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। आपको पता है भारत के बीचों बीच से होकर जाती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच होते हुए जाती है। तो आप कहाँ पाएंगे भाई 23.5 डिग्री? यहाँ से आप ढूंढते 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 भारत को चलेंगे ऐसे, यानी देशांतर रेखा ये हो जाएगी और अक्षांश रेखा मान लीजिए ये हो जाएगी 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री। आपको पता लग जाए कि भाई 30 डिग्री होगी हमारी ये पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। आपको पता लग जाए कि भाई भारत की लोकेशन जो है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बिल्कुल पास है, तो आप पहुंच जाओगे
कि भाई आप जो है ना फिर 23.5 पर यहाँ नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई यहाँ जो देशांतर रेखा है ना, तो ये जो है पश्चिमी देशांतर रेखा है, हमें पूर्वी देशांतर रेखा पर जाना है। ठीक है, तो 23.5 पश्चिमी देशांतर रेखा की साइड नहीं जाना, 23.5 जो है हमें, तो आपको पता है भाई हमें जो है ना लेफ्ट में ना जा करके हमें राइट में जाना है। देखिए हम इसको धीरे धीरे और भी कैसे पॉइंट वाइज जोड़ेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी हो, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं से हमें दोनों से एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। और देशांतर रेखा जो है मेनली काम करती है हमारी किसमें, समय बताने में, और अक्षांश रेखा मेनली काम करती है हमारी, अगर मेनली बात करें तो लोकेशन के लिए। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया गया या किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं, यानी ये जो रेखाएं होती है ना, देखो पृथ्वी को हम जो बांट रहे हैं, जो देखा देशांतर रेखाएं है ना, उस पे तो पूरे छल्ले थे, यानी पूरे ग्लोब पर वे वृत्त थे। लेकिन ये आधी रेखाएं, यानी इस पॉइंट से सीधी ऐसे हमने खींची है, बस ऐसे ऐसे। ये अर्धवृत्त है, यानी आधे वृत्त हैं ये पूरे गोला नहीं है, ये खाली सीधी लाइन है, बस ऐसे एक साइड से हमने लाइन खींचते हुए चले गए पृथ्वी पर, ऐसे ऐसे ऐसे। हमने तो बस लाइन खींची है पृथ्वी पर, हमने गोला नहीं बनाया इस बार, उस पर गोला थे पूरे, अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की। अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, देखिए अक्षांश रेखाएं होती हैं, अगर हम ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो इनके बीच की दूरी जो है, जैसे अक्षांश रेखाएं हैं ये रही, बीच में जो ज़्यादा होती है इनके बीच की दूरी, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो इनके जो बीच की दूरी है लगभग घटती जाती है। एवं ध्रुवों पर जाकर एक पॉइंट ऐसा आएगा बिल्कुल जहाँ पर ये मिली हुई हैं, वहाँ पर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं आपस में मिलती हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये रही सभी देशांतर रेखाएं जो हैं बिल्कुल यहाँ पर जाकर के मिल रही हैं। ये अपना आप में वृत्त है अक्षांश रेखाएं जो हैं, और ये सीधी सीधी लाइन हमने ऐसे खींची है ग्लोब पर। ये अर्धवृत्त है, ये कंप्लीट वृत्त है अक्षांश रेखाएं जो हैं। ठीक है, अर्धव्रत है, ठीक है, आधे व्रत है, इसी वजह से इनकी संख्या जो है लगभग हम कह सकते हैं कि 360 है। और वो पूरे व्रत है तो उनकी संख्या लगभग इनकी आधी है, हम कह सकते हैं कि 181 है। देखिए दोस्तों अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं तो जो है अगर इनकी लंबाई की बात करें, देखिए अगर हम बीच में सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं होती है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाती हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई हमारी छोटी होती जाती है। लेकिन अब बात करें देशांतर रेखाओं की, देशांतर रेखाओं की, देखिए अक्षांश रेखाओं के आगे समांतर लिख रहा है। समांतर का मतलब होता है दोस्तों, अगर कोई लाइन ऐसे है ना, ऐसे है, ठीक है, अगर एक ही दिशा में अगर कोई लाइन है, चाहे उसकी लंबाई छोटी हो या बड़ी हो, अगर वो सेम है तो उसको हम समांतर बोलते हैं। ऐसे ही जैसे ये व्रत जो है, व्रत बिल्कुल सेम है लेकिन ये जो छोटे बड़े हैं तो हम इनको समांतर ही बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इसमें आगे बात करें सभी देशांतरीय यामोत्तरों की संख्या की अगर बात करें तो आपको पता है कि 360 होती है। अगर उनकी लंबाई की बात करें तो लंबाई भी दोस्तों इनकी क्या होती है, इनकी समान होती है, यानी एक देशांतर रेखा की लंबाई की बात करें हम, लगभग जो है समान होती है। ठीक है, अगर हम इसमें आगे बात करें दोस्तों, इसमें आगे बात करें, इसमें मेनली बोला है कि जो देशांतर रेखाएं होती है उसमें एक 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसको हमने प्रमुख प्रमुख यामोत्तर रेखा माना है। प्रमुख यामोत्तर रेखा हमने इसमें उसको माना है 0 डिग्री यामोत्तर रेखा को, जो कि कहाँ से होते हुए जाती है दोस्तों, यह जो है हम बात करें ब्रिटिश राज्य की वेधशाला में स्थित है। ग्रीनविच रेखा इसे हम बोलते हैं, प्रमुख यामोत्तर रेखा को बोलते हैं हम ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा इसे बोलते हैं। ठीक है, जो कि ब्रिटेन से होते हुए जाती है 0 डिग्री रेखा, हमने इसको आधार माना है दोस्तों। ठीक है, इसके इसके पश्चिम में जाने पर जो है, इसके पश्चिम में जाने पर यानी इसका देखो मान 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व यानी 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। यानी हम 180 डिग्री जो पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ जाने पर गणना करेंगे हम। ठीक है, इनकी प्रमुख यामोत्तर रेखा, ठीक है, प्रमुख यामोत्तर रेखा हो जाएगी हमारी, तथा 180 डिग्री यामोत्तर रेखा मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, या कह सकते हैं कि दो समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। देखिए हमने एक लोकेशन ले लेते हैं उदाहरण के लिए असम। असम में एक दुबरी है 26 डिग्री, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। देखिए दुबरी है असम का
26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब हम इसको देखो कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों 26 डिग्री जो है अक्षांश रेखा को ढूंढेंगे कहाँ पर है। दोस्तों ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा है, किधर कौन सी है, उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके ऊपर लगभग यहाँ पर होगी हमारी 26 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। 26 डिग्री अक्षांश रेखा 20 के ऊपर होगी। और फिर हम देखेंगे कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, देखिए 0 डिग्री हो जाएगा ये देशांतर रेखा जो है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो हम पाएंगे कि भाई थोड़ा सा आगे यहाँ चलेंगे, यहाँ ऐसे ऐसे चलेंगे ऐसे, लगभग यहाँ मान लो हमारी होगी 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगी हमारी कौन सी, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और इसने क्या बोला है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो अब हम इस 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ऐसे खींच देते हैं एक बार, ठीक है। 90 डिग्री तो ऊपर से होगी और 26 डिग्री होगी ऐसे। तो इस दोनों को जहाँ पर बीचों बीच ये रेखा काटेंगी वही हमारी एग्जैक्ट लोकेशन होगी कि भाई हमारा जो है धुबरी जो है असम का यहाँ पर है। अब हम कह देंगे कि 26 डिग्री तो ये होगी हमारी, 90 डिग्री ये होगी, इस पे जो पड़ रहा है ये हमारा कौन सा है, असम का धुबरी है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। ऐसे हम लोकेशन का पता लगाते हैं दोस्तों। इसमें और भी अन्य एग्जाम्पल हैं, काफ़ी एग्जाम्पल हैं। आप देखिए एनसीईआरटी बुक लीजिए और उनमें आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। दोस्तों देशांतर और समय, इनमें अंतर क्या है। हमने देखिए अभी देशांतर का उपयोग क्या है, अभी हमने ये नहीं बताया कि देशांतर का प्रयोग जो है समय के लिए कैसे कैसे हम करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो होता है दोस्तों, पृथ्वी चंद्रमा और ग्रहों की गति से हम समय का जो है आकलन करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त से हम आइडिया लगा लेते हैं कि भी अब सुबह हो चुकी है, अब शाम हो चुकी है, अब सुबह के इतने बजे हैं, शाम के इतने बजे हैं, ठीक है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है, बिल्कुल सबसे अच्छा साधन है भाई। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, बिल्कुल परछाई से हम आइडिया लगा लेते हैं। दोपहर है, दोपहर के 12 बजे होंगे, दोपहर के 11 बजे होंगे, दोपहर के 1 बज रहा होगा, क्या सूर्य की परछाई से आइडिया लगा लेते हैं कि इतना टाइम हो रहा है। जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय, देखिए जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है, परछाई की बात चल रही है यहाँ पर। जो दोपहर में सबसे छोटी होती है परछाई और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो है लंबी होती है परछाई। आप देखेंगे सूर्यास्त और सूर्योदय के समय परछाई लंबी होती है और जब सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है दोपहर में तो वहाँ पर परछाई हमारी छोटी होती है। इतना समझ में आ गया दोस्तों आपके, ठीक है। इसमें जैसे आगे बात करें हम, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर, देखिए ग्रीनविच रेखा होगी। अब मैं ग्लोब को एक कागज की भांति ऐसे कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, मैंने ऐसे कर लिया ग्लोब को, ठीक है। बीच में होगी मेरी 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हमने माना है प्रमुख यामोत्तर रेखा, प्रमुख यामोत्तर रेखा पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, यानी इस डिग्री पर सूर्य आकाश के जो सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित होगा सूर्य, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। बिल्कुल सही बात है। यह अभी समझा रहा है कि दोपहर कैसे होती है। मान लीजिए यह कोई रेखा है, यह कोई रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री रेखा है। इस रेखा पर, इसी रेखा पर यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक हम बात करें, जैसे सूर्य इधर हो गया, इस रेखा पर, इस रेखा पर जो सूर्य सबसे ऊंचे पॉइंट पर होगा, जिस समय सबसे ऊंचे पॉइंट पर होगा, यानी जब परछाई कम होगी इस रेखा पर, हम उस स्थान को दोपहर मानेंगे, ठीक है। यानी हम उस स्थान के समय को दोपहर मानेंगे। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व चलती है ऐसे, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे चलती है, ठीक है पृथ्वी। अतः अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, देख लीजिए एक बार और, वह स्थान 0 डिग्री होगी, वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, पृथ्वी ऐसे चलती है, ठीक है। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। देखिए यह 0 डिग्री रेखा है, जैसे जैसे पृथ्वी इधर की तरफ बढ़ेगी, यानी 0 डिग्री से फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे ऐसे बढ़ेगी। तो उनका समय मान लीजिए अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ थोड़ा आगे जैसे जैसे पृथ्वी बढ़ेगी तो यहाँ 1 बज रहा होगा, यहाँ 2 बज रहा होगा, यानी पृथ्वी जो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उनका समय भी जो है ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हम बात कर सकते हैं।
यानी उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम की ओर जाएगी यानी जो पीछे रहेगा देश, उनका समय जो है पीछे होगा, उनका समय जो है पीछे होगा। अब आप धीरे धीरे समझने लगे हैं कि देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम समय के लिए कैसे कैसे करते हैं। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। हम उस विधि को आपको बता देते हैं एक बार, कैसे हम उसकी गणना कर सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। सभी को पता है कि 24 घंटे में 360 घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। और इसमें आपको पता है कि 1 घंटे में बनाएगी 15 डिग्री कोण, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। और 4 मिनट, यानी अगर हम 1 डिग्री की बात करें, क्योंकि डिग्री में बात हो रही है, तो 1 डिग्री में जो है दोस्तों, 1 डिग्री 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। इतना समझ में आ गया आपको। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, अब आप आइए पॉइंट पर। अब हम जो है समय का एक बार आकलन लगा लेते हैं फिर से। ये हमारी 0 डिग्री रेखा होगी, हमारी कौन सी है, हमारी देशांतर रेखा। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब यानी अगर यहाँ 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पर, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। यानी अगर 15 डिग्री आगे की तरफ चले, उसी टाइम, यानी मान लीजिए यहाँ 15 डिग्री है, 0 से 15 गए हम, अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं तो वहाँ 15 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा होगा। अब बताएंगे क्या। आपको पता है कि भाई 1 डिग्री आगे बढ़ने पर हमारा अंतर आ रहा है 4 मिनट का, तो 15 डिग्री आगे बढ़ने पर यानी 15 डिग्री में अंतर आएगा हमारा दोस्तों 1 घंटे का। अगर यहाँ 12 बजे हैं दोस्तों, तो उस 15 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा होगा दोस्तों, 1 बजा होगा। कितना, 1 बजा होगा। यह बात हुई है दोस्तों आगे बढ़ने की। अगर हम पीछे चलते दोस्तों, अगर हम पीछे चलते, हम इसमें बात करें दोस्तों, अगर हम इसी में पीछे चलते दोस्तों, अगर हम 15 डिग्री पीछे की साइड चलते, मान लीजिए 0 डिग्री से हम 15 डिग्री पीछे की साइड चलते, ठीक है, तो हमारा 1 घंटा का समय जो है कम हो जाता। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ समय कितना हो रहा होगा दोस्तों, 11 बजे का। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपकी समझ में इतना आ गया है दोस्तों, अगर 0 डिग्री रेखा है कोई, जो हमने प्रधान यामोत्तर रेखा मानी है, उससे इधर जितना भी हम बढ़ेंगे, जितने डिग्री भी हम बढ़ेंगे, 1 डिग्री बढ़ेंगे, हर 1 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे, 4 मिनट। ठीक है, और पीछे जाएंगे तो 4 मिनट जो है हम उसमें घटाते हुए चले जाएंगे 1 डिग्री के हिसाब से। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि हम जो है कैसे समय निकालते हैं अपना। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे इसमें, और भी अन्य एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। यह भी मैंने आपको बता दिया 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 0 डिग्री में और 180 डिग्री में भी देखो समय का अंतर कैसे निकाला है दोस्तों। दोस्तों, अगर 0 डिग्री पर 12 बजे हैं, तो बताइए कि 180 डिग्री पर कितना समय हो रहा होगा। आप किधर से भी आइडिया लगा लीजिए। आपको पता है कि भाई यहाँ से आपको पता लगाना है कि भाई 0 से लेकर के हमें आधे तक जाना है, यानी 180 तक जाना है। कितने डिग्री होगा दोस्तों हमारा, 180 डिग्री। अब 1 डिग्री पर कितना मिनट होता है दोस्तों, 4 मिनट। और 180 डिग्री पर कितना मिनट हो जाएगा दोस्तों हमारा, 180 डिग्री पर हमारा कितना मिनट हो जाएगा दोस्तों, हम बात करें, 4 मिनट हो जाएगा ये। 1 डिग्री पर 180 पर 4 लगाएंगे हम, और घंटे में निकालेंगे तो हम भाग कर देंगे किसका दोस्तों, 60 का। 60 से कितनी बार आ जाएगा, 3 चौक। बात करें 60 से इसे काटने पर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 60 दिया 180, और 3 चौक कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अगर 0 डिग्री पर भी 12 बज रहे हैं दिन के, तो पीछे 180 डिग्री पर 12 बजेंगे दोस्तों रात के। रात के, इतना समझ में आ गया आपके या नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा दोस्तों। अगर आप 180 डिग्री पर हैं, 180 डिग्री पर हैं, और 0 डिग्री पर देख लीजिए अंतर। अगर 0 डिग्री पर आप बढ़ेंगे किधर की साइड, पूरब की साइड, तो 4 मिनट आप बढ़ेंगे, यानी 4 मिनट जो है आप बढ़ते हुए चले जाएंगे ऐसे।
एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 0 डिग्री हो जाएगी और ये हो जाएगा 180 डिग्री। अगर आप ऐसे बढ़ेंगे 180 की तरफ और ऐसे इधर से जाएंगे, 0 डिग्री होगी बीच में ये। अगर आप इधर की साइड बढ़ेंगे पूर्व की साइड तो +4 होगा। अगर आप इधर बढ़ेंगे पश्चिम की साइड तो -4 होगा, यानी समय कम होगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है ऐसे, तो 4 मिनट इधर समय ज़्यादा होगा। अगर 180 डिग्री से आप पूर्व की साइड आएंगे, अगर 180 डिग्री से पूर्व की साइड आएंगे दोस्तों, तो 4 मिनट का समय दोस्तों आपका जो है कम होना है। और 180 डिग्री से अगर आप इधर की साइड आएंगे दोस्तों, इधर की साइड आएंगे ऐसे, क्योंकि आप 180 डिग्री से बढ़ रहे हैं, किधर की साइड बढ़ रहे हैं दोस्तों, इधर की साइड बढ़ रहे हैं, ऐसे पश्चिम की साइड आ रहे हैं, यानी आप वहाँ से जो है इधर की साइड आ रहे हैं, तो कितना समय बढ़ेगा दोस्तों हमारा इधर, इधर 4 मिनट का समय बढ़ेगा। किस पर बढ़ेगा? 1 डिग्री पर, 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय आपको बढ़ेगा। बिल्कुल डाउट क्लियर हो रहा होगा आपके। यानी 180 पर पहुंचने के बाद अगर हम वापस आएंगे, 180 पर आप खड़े हैं, 180 पर अगर आप खड़े हैं और आप वहाँ से जो है पूर्व की तरफ आना चाहते हैं 180 से, तो आपका जो है 4 मिनट का समय घटेगा। अगर आप 180 जो है पश्चिम की तरफ आना चाहते हैं, पश्चिम की तरफ आना चाहते हैं, तो आपका जो है क्या होगा, 4 मिनट का समय जो है आपका बढ़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों? अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपने भारत की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लोकेशन का मैंने आपको बता दिया कैसे आप लोकेशन देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल मैंने असम वाला आपको एग्जांपल बताया था कि भाई 26 डिग्री जैसे उत्तरी बताया था उन्होंने, और 90 डिग्री बताया था उन्होंने पूर्वी देशांतर रेखा, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर रेखा। उत्तरी अक्षांश से तो हमें पता लग गया कि इस वृत्त पे है, और देशांतर रेखा से पता लग गया कि हमें यहाँ पर है। जहाँ दोनों लाइन आपस में कट गई कि वही लोकेशन है एग्जैक्ट, वही लोकेशन है एग्जैक्ट। दोस्तों उदाहरण के लिए हम अपने प्यारे देश भारत को इसमें देख लेते हैं। दोस्तों भारत का जो अक्षांश विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री लगभग 6 मिनट तक भारत का अक्षांश विस्तार है। और देशांतर विस्तार दोस्तों इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम देखेंगे 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। दोस्तों यह पृथ्वी है हमारी, ठीक है, और बीचों बीच जाने वाली इस रेखा को हम कहते हैं कि 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं हम। अगर यहाँ से हम उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव तक हम मिलाएं तो इस रेखा को हम बोलते हैं दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा। और जस्ट इसके पीछे एक रेखा और होती है 180 डिग्री रेखा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी हम कहते हैं। इसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, किसको, 0 डिग्री को, और 180 डिग्री को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अगर 180 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा अगर दोनों को मिला दिया जाए आपस में, क्योंकि यह तो ऊपर में अपने आप में एक आधी है, और इसमें पीछे और मिला दी जाए 180 डिग्री को, तो कंप्लीट वृत्त बन जाएगा। तो यह जो पूरी लाइन है पृथ्वी को जो है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में यह बांट देती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है बांट देती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। इतना समझ में आ गया दोस्तों? अब हमें भारत की लोकेशन पता करनी है कि भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और भारत का जो है समय हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भारत में एक ही समय रहे, क्यों हम एक ही समय डिसाइड करते हैं भारत में, तो हम इसको भी जानेंगे। दोस्तों हमें पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, सभी को पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन ये नहीं पता दोस्तों कि इस उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है कहाँ पर है। इस उत्तरी गोलार्ध में जो है भारत दोस्तों कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है दोस्तों 8 से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 तक है, यानी 37 तक इसका अक्षांश विस्तार, यानी आप 8 से 37 मान लीजिए। तो मुझे पता है कि भाई 8 डिग्री अक्षांशीय रेखा तो मेरी मान लो भाई यहाँ होगी, और 37 लगभग मेरी यहाँ होगी, यहाँ मोटा मोटा मुझे पता लग गया कि भारत जो है इन दो रेखाओं के बीच में, अक्षांश रेखाओं के बीच में, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एग्जैक्ट हमें अभी नहीं पता। अब लेकिन हमें ये और पता लग गया कि भाई जो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है भारत, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा ये होगी। इससे राइट की साइड हम चलेंगे, राइट की साइड हम चलेंगे तो 68 डिग्री हो जाएगी मान लीजिए हमारी ये, और 97 डिग्री हो जाएगी मान लीजिए हमारी ये। अब भारत जो है इनके बीच स्थित है। भारत की आप लोकेशन देख लीजिए एग्जैक्ट कहाँ पर आई है निकल के। अब भारत जो है यानी इनके, ठीक है, इनके और इन दो रेखाओं के जस्ट यहाँ है, यहाँ पता लग गई भारत की लोकेशन दोस्तों, एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई बिल्कुल। तो आप जानेंगे कि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं से हम बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाते हैं दोस्तों।
और अक्षांश रेखाएं जो होती हैं दोस्तों हमारी वास्तव में एक व्रत होते हैं अपने आप में, ठीक है। और लगभग इनसे एक आइडिया हो जाता है मोटा मोटा हमें कि भाई जो अक्षांश रेखा है कि लोकेशन किधर है, इस कंट्री की लोकेशन किधर है। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं यह पूरा हेल्प करती है एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचने में और उस देश का समय निर्धारण करने में। अब आते हैं हम समय पर, समय कैसे डिसाइड करेंगे दोस्तों। अभी मैंने पूरा चार्ट खोल दिया है ऐसे, ठीक है। यह मान ली मैंने 0 डिग्री, 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड यानी लंदन से होते हुए जाती है, ठीक है। यहाँ से हम समय निर्धारण करते हैं दोस्तों। और मान लीजिए भारत जो है इधर है, भारत हो गया हमारा इधर। अब भारत जो है कौन सी देशांतर रेखा पर है दोस्तों, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी भारत आगे की तरफ है। यानी ग्रीनविच से जो है, जो ग्रीनविच जो रेखा है हमारी, उससे तो भारत का जो समय है आगे ही रहा है रहेगा, उससे भारत का समय आगे ही रहेगा, इतना हमें पता है। अब देखिए दोस्तों हम जान लेते हैं, भारत में हमने एक रेखा है 82.5 डिग्री रेखा, जो कि 5 राज्यों से होते हुए जाती है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश से, प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से, 5 राज्यों से होते हुए जाती है एक रेखा, ठीक है। 82.5 डिग्री रेखा, 82.5 डिग्री रेखा को हमने जो है इसमें समय निर्धारण रेखा मान रखा है भारत में, कि भाई इस रेखा पर हमारा जो समय पड़ेगा ग्रीनविच रेखा के कंपेयर में, हम इसी को पूरे देश में लागू करेंगे। चाहे कहीं पर दिन हो रहा हो, चाहे कहीं पर रात हो रही हो, हमें और रेखाएं नहीं चाहिए, हम इस रेखा के अकॉर्डिंग अपने पूरे देश में समय मानेंगे। क्योंकि एक देश में जो है एक रेखा पर ही समय होना जो है सही रहता है। ऐसा नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश जो है किस देशांतर रेखा पर है, गुजरात किस देशांतर रेखा पर है, तो इनका समय अलग अलग माना जाए, नहीं भाई। यहाँ पर दिन रात के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है ऊपर नीचे का, यानी जैसे 2 घंटे का अंतर है यहाँ पर सुबह और शाम में, ठीक है। यहाँ जो है सूर्य थोड़ा जल्दी निकलता है, यहाँ 2 घंटे लेट निकलता है सूर्य, इतना अंतर है। लेकिन समय एक ही रहेगा पूरे देश में, समय एक ही रहेगा। किस पर रहेगा वो, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारत के बीचों बीच होते हुए जाती है। लगभग हम कह सकते हैं कि भारत के 5 राज्यों से जाती है, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। अब हमने देखा कि भाई 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को हमने आधार मान रखा है भारत में समय का। भारत में हमने 82.5 डिग्री रेखा को हमने आधार मान रखा है भाई समय का, हम समय यहाँ से डिसाइड करेंगे। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, भाई 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है हमारी प्रधान यामोत्तर रेखा है जहाँ से हम टाइम डिसाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कितने डिग्री आगे हैं। सभी को पता है भाई 82.5 डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री आगे है। और आपको पता है 1 डिग्री आगे जाने पर कितने मिनट का टाइम होता है एक्सटेंड, 4 मिनट का। और 82.5 डिग्री में आप बताएंगे कि भाई कितने मिनट का वो समय एक्सटेंड होगा 82.5 डिग्री को। 82.5 डिग्री को मैं लिख लूंगा, इसे ऐसे लिख लूंगा, 2 की गुणा 2 में करूंगा 4, 2 की 8 में करूंगा 16, ठीक है। 164 प्लस 1/2, यानी मैं इसे लिख लूंगा 165/2, 165/2 गुणा मैं कर दूंगा 4 की, क्योंकि 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री में, तो 2 से 2 करूंगा कितना आ जाएगा मेरा, 165 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 330, यानी 330 मिनट हो जाएंगे दोस्तों। और 330 मिनट हो जाएंगे दोस्तों हमारी 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। तो भारत का जो समय है, जो मेन रेखा है हमारी 0 डिग्री, उससे जो है 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। जो कि 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होते हुए जाती है, 5 राज्यों से। भारत की जो है प्रमुख जो है हम कह सकते हैं कि समय निर्धारित रेखा है भारत की 82.5 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आ गया दोस्तों आपका। उम्मीद करूंगा कि ये डाउट आपके बिल्कुल क्लियर होगा। और लोकेशन भी मैंने आपको बिल्कुल बता दी है, एग्जैक्ट की लोकेशन कैसे निकालते हैं। अब हम इसमें दोस्तों देखेंगे कि आपको पता है कि भारत जो है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है। अब हमें जानना है दोस्तों कि भारत के जो पश्चिमी राज्य गुजरात और पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश में कितने समय का अंतर होता है। यानी आमतौर पर आप देखते होंगे 2 घंटे का अंतर पाया जाता है इन दोनों राज्यों में। यानी यहाँ सूर्य जो पहले निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में है बाद में थोड़ा सूर्य निकलता है, यानी सूर्य की किरणें यहाँ बाद में पहुंचती है 2 घंटे लेट, ठीक है दोस्तों। हम इसमें दोस्तों जानेंगे कि 68 डिग्री पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच कितनी देशांतर रेखाएं, लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाएं। ऐसे चलेंगे तो एक्सटेंड होगा 4 मिनट हमारा, बढ़ेगा, यानी 1 डिग्री पर बढ़ेगा 4 मिनट। तो 30 डिग्री पर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 4 मिनट के हिसाब से लगाएं तो 120 मिनट, 120 मिनट हो जाएगा। तो 120 मिनट का मतलब होगा दोस्तों हमारे कितने घंटे, 120 मिनट का मतलब होगा दोस्तों हमारा 2 घंटे। यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितना अंतर आ जाएगा दोस्तों हमारा, 2 घंटे का अंतर मिलेगा यहाँ पर। तो यह था दोस्तों हमारा अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ग्लोब के बारे में जानना।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।